पूरी घाट करवाया था ना? पूरी घाट हो गया था पूरा? पूरी घाट हो गया था ना पूरा? राष्ट्रीय उद्यान लिखवाया था ना? राष्ट्रीय उद्यान के बाद में उसमें कुछ सब सारे क्वेश्चन हो गए थे राष्ट्रीय उद्यान है। केवल राष्ट्रीय उद्यान तक करवाए थे, बाकी हमने पहाड़ हमने बताया था ना पहाड़, उसके बारे में पहाड़ियाँ, ठीक ना, पूरी घाट के बारे में दिखाओ। यहाँ तक हमने करवा दिया था शायद में, पूरी घाट के राष्ट्रीय उद्यान करवा दिए थे 5। इसके अलावा उसमें था भी नहीं कुछ, ठीक ना। ये आपकी पहाड़ियाँ प्रमुख थी, और इसके अलावा कितने राज्यों में इसका विस्तार है, ये था बस। क्योंकि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये दोबारा इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, पूरा दोबारा वही दोबारा बता दे रहे हैं, ठीक है। बाकी आज जो चैप्टर होगा प्लेटू होगा, ठीक ना, पठार होंगे भारत के प्रमुख, कि भारत के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और आपको पता होगा इस बार जो यूपी पुलिस की निकलेगी वैकेंसी, उसमें माइनस मार्किंग नहीं होगी, पता है ना सब लोगों को। माइनस मार्किंग इस बार नहीं होगी कांस्टेबल में। क्या वो इस बार माइनस मार्किंग नहीं होगी, ना यूपीएसआई में ना यूपी कांस्टेबल में, ठीक है। कट ऑफ तो हाई जाएगी, ठीक है। चलो एक बार रिवीजन कर लिया जाए, फटाक से आप लोगों से पूछ ही ले जाए, ठीक है। ज्यादातर क्या हो, हम लोग सब लोग याद लिया ना। चलो तो पहले हम क्वेश्चन पूछ लें, कितने हमने करवाए ये बताओ। हमने डैम करवाए, भारत के प्रमुख बांध करवा दिए ना, झीलें करवा दिए, मृदाएं करवा दिए, हमने करवा दिए ना मृदाएं। भारत की मिट्टी, भारत की मिट्टियां करवा दी ना हमने, ठीक है। भारत के दर्रे करवा दिए, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट करवा दिए, ठीक है। झीलें करवा दिए, ठीक है ना। और इसके अलावा कौन टॉपिक करवाए हमने? इसके अलावा काफी टॉपिक हो चुके हैं। भारत की जलवायु हो चुकी है, मानसून हो चुका है, आपको हो गया। और इसके अलावा कोई टॉपिक क्या? बंदरगाह हो गए। इसके अलावा नदियां हो गई ना। हाँ ये आपसे ये बताओ, क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग शायद पता होगा, हमने आपको पढ़ाया था कि पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में परसों दिन। बताओ, पश्चिमी घाट हम पढ़ा चुके हैं, पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है, जल्दी बताओ फटाक से। ये क्वेश्चन पूछा गया था, पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पश्चिमी घाट की लंबाई कितने किलोमीटर है, तो 1600 किलोमीटर है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। इसके अलावा विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई थी। अभी बात बता दे रहे हैं आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था फटाक से, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्व साइड में कौन सा देश स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व साइड में कौन सा देश स्थित है? म्यांमार स्थित है, ये आपको करवाया था, पता होगा, ठीक ना। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन सूचकांक में प्रथम रैंक पर कौन सा देश है? जलवायु परिवर्तन सूचकांक, सूचकांक हमने करवाए। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंक तो आपको पता ही होगी। इसके अलावा रैंकें नहीं करवाई हमने, चलो ठीक ना। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, बाकी जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंक नहीं पूछी गई थी, प्रथम देश पूछा गया था तो डेनमार्क था, ठीक है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक में।
चलो कोई दिक्कत नहीं, हम करवा दे रहे हैं। तो ये आपको हमने क्वेश्चन करवाया था साथ में, ठीक ना, कि कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ, ठीक ना, ठीक ना। तो ये हमने आपको बताया था कि प्रारंभ में पृथ्वी का समस्त भाग महाद्वीपीय क्षेत्र था, ये हमने आपको करवा दिया था अगली बार, ठीक ना। एक स्थान पर था जिसे हम लोग क्या बोलते थे, पैंजिया बोलते थे, ये हमने आपको करवा दिया था, ठीक है। इसके अलावा समस्त महाद्वीपीय भाग एक स्थान में होने के कारण समस्त महासागरीय भाग भी एक ही था, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, पैंतालास। ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता था, ये वाला, ये जितना आपको इसमें आपका जो भरा हुआ जल है उसको हम लोग क्या बोलते थे, ये पैंतालासा था। ये मध्य वाला क्षेत्र है, ये आपको जितना था एक भूखंड, उसको क्या बोलते थे, पैंजिया। और भारत को हमने बताया था कहां पे स्थित था, कहां पे स्थित था, यहाँ पे आपका अफ्रीका के जस्ट इसमें आपका लगा हुआ था, ठीक ना। ये हमने आपको बताया था उस पहले, ठीक ना। ये चीजें आपको हम समझा दिए थे, दोबारा इसलिए बता दी ताकि आपको रिविजन हो जाए। इसके अलावा इसका आकार कैसे हो गया था, ये हो गया था ऐसे, ठीक ना। इसका जो डिवाइडेशन हो गया, दो भागों में डिवाइडेशन हो गया था, ये भी हमने आपको बताया था, ठीक है। कि आज से लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले पेंजिया को दो भागों में विभाजन हो गया था, ये भी हमने आपको बता दिया था, ठीक ना। इसका उत्तरी भाग आप लोगों ने कहा था कि क्या कहलाता था, इसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड, ठीक ना, जिसको हम लोग बोलते हैं लारेंसिया, ठीक ना। अंगारा जिसको बोलते हैं लारेंसिया, ये हमने आपको करवा दिया था, करवाया था ना, ठीक ना। दक्षिण भाग को हम लोग क्या बोलने लगे थे, इसको गोंडवाना लैंड, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। और गोंडवाना लैंड में ही भारत पहले था, ये देखो दिख रहा है, ये वाला भारत दिख रहा है ना, ये वाला पहले कहां पे था, गोंडवाना लैंड में था, ठीक ना। ये अफ्रीका से टच करता था, ये यहाँ पे दिख रहा था, ठीक ना। बाद में ऊपर धीरे धीरे करके आपका ऊपर है, आपका हिमालय के साइड में चलेगा, ये ठीक है, भारत है, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड में आपके बड़े हिस्से आते हैं और अंगारा लैंड में भी काफी बड़े हिस्से आते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब अलग हुए तो इनके मध्य एक क्षेत्र आपका आपको बाहर निकल के आया, जिसको बोलते थे टेथिस सागर, क्या बोलते थे, टेथिस सागर बोलते थे। टेथिस आपका सागर, ये आपको दिख रहा होगा बीच में, ठीक ना, ये आपको याद रखना है। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य में टेथिस सागर था, ये आपको हमने बता दिया था। और भारत किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ये हमने आपको करवा दिया था, ठीक है। अंगारा लैंड में आपको हमने बताया था कितने देश आते हैं, और गोंडवाना लैंड में कितने महाद्वीप आते हैं, सॉरी महाद्वीप कितने आते हैं, ये हमने आपको करवा दिया था शायद में। तो वही आप इसमें ये हमने आपको करवा दिया था शायद में, ठीक ना। इसके बारे में हमने आपको बता दिया, दोबारा इसलिए बता रहे हैं ताकि कंफ्यूजन न होना चाहिए। अंगारा लैंड में आपको याद रखना है कितने महाद्वीप आते थे, तीन। कितने आते थे, तीन आते थे। तो आपको दिख रहे होंगे तीन, ये आपका जस्ट ऊपर जिसको बोलते हैं उत्तरी अमेरिका, ये अंगारा लैंड के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा कौन था, आता है यूरोप। तीसरा कौन सा आता है, एशिया। तो ये आपको याद रखना है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका यूरोप है, और ये आपका एशिया है। तो तीन महाद्वीप हैं जो अंगारा लैंड के अंतर्गत आते हैं, ये हमने आपको करवा दिया था। गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आपको बताओगा कितने आते हैं, चार आते हैं। नंबर एक पर दक्षिण अमेरिका, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और चौथे नंबर पर अंटार्कटिका। टोटल कितने हो गए, सात। ये हमने आपको टोटल करवा दिया था कि सात आपके पूरे महाद्वीप है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में इसका निर्माण कैसे हो गया, ऐसे आपको वर्तमान में दिख रहा है, ठीक है ना, ऐसे दिख रहा है। पहले आपको जो दो भागों में विभाजित हुआ था तो पहले इसका आकार ऐसे था। इसके अलावा इसका नवीनता में भी वर्तमान में रूप ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये आपका यूरोप दिख रहा होगा, इधर आपको एशिया दिख रहा होगा, इधर आपको अफ्रीका दिख रहा होगा, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा, इधर आपका अंटार्कटिका दिख रहा होगा, ठीक है। टोटल कितने हो गए, सात हो गए, ठीक है। ये आपको चीजें हमने बता दी थी, ठीक है। चलो आगे चलेंगे, ये आप बताते चलें ताकि रिविजन हो जाए आपका। तो वही है आपका, ठीक है, ये चीजें हैं गोंडवाना। और इसके अलावा कहा क्या क्या इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये भारत है, भारत की स्थिति याद रखना है धीरे धीरे करके। पहले आपको गोंडवाना लैंड की हिस्सा था, ठीक है, धीरे धीरे करके आपको भारत कहाँ पे आपका टच हो गया जा करके, अंगारा लैंड में। किसमें जा करके, अंगारा लैंड। तो इसकी स्थिति देखो ऐसी जा रही थी, पहले आपका ऐसे था, ठीक ना, ऐसे भारत की धीरे धीरे करके खड़ा हुआ ऐसे, और इसके अलावा फिर धीरे धीरे करके ऊपर साइड में खिसकने लगा, ठीक ना। तो इसकी स्थिति कहाँ पे है वर्तमान में, यहाँ पे स्थिति है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको भारत की स्थिति है, ठीक है, ये है भारत की स्थिति। दोनों तरफ से आने वाली नदियों में टेथिस सागर में मलबा जमा हो गया, ठीक है। मलबा जमने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, इनमें आपका दबाव पड़ा, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत हुआ। तो इधर से आपका पश्चिमी प्लेट थी और इधर आपका यूरोपियन प्लेट थी, उन्हीं में टकरा करके आपका धीरे धीरे के ऊपर की तरफ जाने लगा। ये आपका इसमें आकर के टच हो गया भारत, ठीक है। तो ये पहला आपको जो क्षेत्र दिख रहा होगा टेथिस सागर था पहले, ठीक है, ये आपको याद रखना जब भारत की साइड में था। ये चीजें आपको याद रखना है, ये हम करवा दी थी। बाकी चीजें आपको दोबारा से बता रहे ताकि आपको पता होना चाहिए।
चलो अपने इसमें आए, डाल लेना है भारत, प्रायद्वीपीय भारत के पठार। अगला डाल लेना है प्रायद्वीपीय भारत के पठार। अगला टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत के पठार। बाकी एक बार हम करवा चुके हैं, दोबारा इसलिए पढ़ा रहे ताकि इसमें क्वेश्चन पूछे आते हैं। अभी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। एनटीपीसी का पढ़ा किसी का? पढ़ा है ना? पेपर कब है? 18 तारीख को, कल है। तो ये है कि टॉपिक देख के जाना कौन से टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है। आपको पहले इंडेक्स याद करना है। इंडेक्स क्वेश्चन पूछे आते हैं इंडेक्स से, सबसे मेन पॉइंट है इंडेक्स। दूसरा है चैप्टर संविधान संशोधन, ठीक है। इंडेक्स, संविधान संशोधन, ये आपको याद रखना है। फिल्म फेयर अवार्ड आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा आपका आर्टिकल याद रखना है। आर्टिकल फटाफट फेर लेना, आर्टिकल, अनुच्छेद, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये आपका बजट पढ़ लेना, बजट, ठीक है ना, बजट से आ रहे हैं क्वेश्चन। इसके अलावा आपको याद रखना है, इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं स्पोर्ट्स से, ठीक ना। इसके अलावा स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी हाल ही के, ठीक ना। इसके अलावा शिखर सम्मेलन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी में नदियां, पठार पर पूछे जा रहे हैं कि कौन सी नदी पूर्व साइड में जाती है, कौन सी नदी पश्चिम साइड में जाती है, कौन सी नदी किसकी साइड नदी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इसके अलावा द्वीप पूछे जा रहे हैं, आपको याद रखना कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, इस कौन कौन सा द्वीप कहाँ पे स्थित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये चीजें आपको पढ़ के जाना है, मेन इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। ये आपको याद रखना है। रैंकिंग आपको याद रखना है। इसके अलावा पुरस्कार कि मैन बुकर पुरस्कार किसको दिया गया, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसको दिया गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, ये आपको पढ़ के जाना जिसका एग्जाम हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता चल जाएंगी। और इसके अलावा रीजनिंग में आपको याद रखना है कंडीशनल कोडिंग के साथ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कंडीशनल कोडिंग, ठीक है। और इसके अलावा सेटिंग अरेंजमेंट के, ये थोड़ा पढ़ लेना, 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे सेटिंग अरेंजमेंट के, वही 3-4 क्वेश्चन आपको कंडीशनल कोडिंग के मिलेंगे, ठीक है ना। सीरीज के क्वेश्चन पढ़ लेना, 6-7-8 टॉपिक है उसमें पढ़ लेना, आपको नंबर मिल जाएंगे बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये आप चीजें पढ़ के जाना, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत अनियमित त्रिभुजाकार है, याद रखना है। इसकी आकृति याद रखना है, त्रिभुजाकार आपको दिखेगी, ठीक है। इसकी आकृति आपको त्रिभुजाकार दिखेगी, याद रखना है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की याद रखना है, इसकी आकृति आपसे क्वेश्चन पूछेगा, प्रायद्वीपीय भारत की आकृति कैसी है, तो त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार इसकी आकृति, आपको याद रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रायद्वीपीय भारत की आकृति कैसी है, ठीक है। बाकी पठार के बारे में बता रहे हैं कि पठार क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार पठार होते हैं उसके बारे में, ठीक है। यह भारत की सबसे पुरानी भूमि है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की सबसे पुरानी भूमि कौन सी है, प्रायद्वीपीय भारत की है या उत्तरी भारत की है? तो याद रखना है कौन सी पुरानी भूमि है, प्रायद्वीपीय भारत की है, याद रखना। ये वाला जो क्षेत्र है वो नवीनतम है। भारत का उत्तर वाला हिस्सा प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के द्वारा ही निर्मित हुआ है, इसलिए ये क्षेत्र आपका नवीनतम है। और ये वाला जो क्षेत्र है, जैसे आपका गोंडवाना लैंड से टूट करके आया वैसे ही अब भी है, और इसका जो आकृति है बदल गई, तो ये आपका नवीनतम है। भारत का उत्तरी वाला हिस्सा नवीनतम है, और इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा कैसा है, पुराना है, याद रखना है, ठीक है। पुराना है आपका, जैसा आपको टूट करके उसमें अलग हुआ है वैसे आपकी इसकी आकृति अब भी है वैसे, ठीक है। इसकी आकृति ऊपर वाले की चेंज हो गई है, ये आपको याद रखना है। तो भारत की सबसे पुरानी भूमि का नाम पूछेगा तो प्रायद्वीपीय भारत है, याद रखना। क्वेश्चन पूछता है तो प्रायद्वीपीय भारत के बारे में आपको दिमाग में याद रखना है कि प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र भारत का सबसे पुराने क्षेत्र कहलाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार अगर आपसे पूछेगा कहां से लेकर के कहां तक है इसका विस्तार, तो आपको याद रखना है उत्तर पश्चिम, याद रखना उत्तर पश्चिम की तरफ देखेंगे तो अरावली पर्वत से लेकर के दिल्ली तक, अरावली पर्वत से लेकर के दिल्ली तक, यहां तक, ऐसे अरावली पर्वत से लेकर के दिल्ली तक इसकी श्रेणियां कुछ आपको ऊपर भी दिखेंगी, ठीक है।
उत्तर पश्चिम से क्षेत्र पूछेगा तो अरावली पर्वत से लेकर के दिल्ली तक प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार है। ठीक है, आपको याद रखना है कि प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार कहां से लेकर के कहां तक है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना है। तो उत्तर पश्चिम से लगा करके याद रखना है, उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी वह दिल्ली की तक है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीजें। पूर्व में आपको याद रखना है राजमहल की पहाड़ियों तक, और हमने राजमहल की पहाड़ियां बताई हैं किस राज्य में है, बताना है किस राज्य में है राजमहल की पहाड़ियां, कहां पे, झारखंड में। करवाई ना राजमहल की पहाड़ियां हमने कि किस राजमहल की पहाड़ियां कहां पे, पूरी हमने भारत की पहाड़ियां बताई हैं। तो वही पहाड़ी है राजमहल की पहाड़ी, और राजमहल की पहाड़ी कहां पे, तो आपको मैप दिख रहा होगा कहां पे, झारखंड में। कहां पे, झारखंड में, यहां तक। बाकी ऊपर आपको उड़ीसा दिखेगा, तो ये क्षेत्र है आपका झारखंड। तो यहां से लेकर के यहां तक इसका विस्तार मिलेगा। तो पूर्व तक इसका विस्तार है राजमहल की पहाड़ियों तक। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र, ये आपको थोड़ा दिमाग में याद रखना है। इसके अलावा पश्चिम में अगर आप पूछेगा पश्चिम में कहां तक इसका विस्तार, तो भैया पश्चिम में आपको पता होगा सबसे पश्चिमी साइड में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, गिर की पहाड़ियां पाई जाती है ना, पहाड़ियां बताई थी हमने। तो गिर की पहाड़ियां आपको याद रखना है, यहां पे पाई जाती है। ठीक है ना, तो यहां से लेकर के राजमहल की पहाड़ियों से लेकर के गिर की पहाड़ियों तक इसका विस्तार है, किसका, प्रायद्वीपीय का, प्रायद्वीपीय भारत का। तो आप दिमाग लगाना है कि कहां से कहां तक, किन पहाड़ियों से लेकर के किन पहाड़ियों तक इसका विस्तार है। तो राजमहल की पहाड़ियों से लेकर के याद रखना है गिर की पहाड़ियों तक इसका विस्तार है, ये मध्य वाला क्षेत्र। ठीक है, प्रायद्वीपीय का, तो ये भी आपको याद रखना है। तो पश्चिम में आपको याद रखना है गिर की पहाड़ियों तक इसका विस्तार है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा तो फिर दक्षिण तक इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो याद रखना दक्षिण तक इसका विस्तार याद रखना इलायची की पहाड़ियों तक है। और इलायची की पहाड़ियां को ही बोलते हैं कार्डमम की पहाड़ियां, बताई थी ना हमने। इलायची की पहाड़ियां और कार्डमम की पहाड़ियां आपको याद रखना है कहां पे पाई जाती हैं, केरल में, यहाँ पे। तो कार्डमम या इलायची की पहाड़ियां, तो यहां से लेकर के यहां तक इसका विस्तार है। तो क्वेश्चन पूछेगा ये आपका पश्चिम में गिर की पहाड़ियों से लेकर के याद रखना दक्षिण तक इसका विस्तार मिलेगा, और दक्षिण की किस पहाड़ी तक मिलेगा इसका विस्तार, तो याद रखना इलायची की पहाड़ियों तक मिलेगा। ठीक है, ये आपको दिमाग में याद रखना है कि दक्षिण में इसकी इलायची की पहाड़ियों तक इसका विस्तार मिलेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और उत्तर पूर्व में क्वेश्चन पूछेगा किस पठार तक, तो आपको याद रखना है शिलांग के पठार तक। और आपको पता होगा शिलांग का पठार कहां पे स्थित है, कहां पे, मेघालय में। शिलांग किसकी राजधानी है, मेघालय की, तो वहीं पर आपको ये पठार हुआ। तो उत्तर पूर्वी पठार तक, शिलांग के पठार तक इसका विस्तार है, किसका, इसका, प्रायद्वीपीय भारत का। ठीक है, तो ये चीजें इसलिए हम बता रहे हैं ताकि पठार आपको क्लियर पता चल जाए कहां पे पठार कौन सा पाया जाता है। इसलिए प्रायद्वीपीय भारत के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, इसलिए हम इसका पहले बेसिक चीजें बता रहे हैं। इसके अलावा पठार बताएंगे तो आपको याद रखना है। ठीक है, इतना बहुत कम लोगों को पता होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछ रहे हो थोड़ा सा घुमा करके तो बहुत लोग नहीं बता पाएंगे। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का कुल क्षेत्रफल आपसे क्वेश्चन पूछेगा कितने किलोमीटर है, तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर। जितना आपको क्षेत्र दिख रहा है वो क्वेश्चन पूछेगा कितने किलोमीटर है, तो आपको याद रखना है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है, पूर्वी घाट की लंबाई कितनी है, ये आपके पठारों की कितनी, आपका पठार कितनी क्षेत्र में फल में फैला हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और वो लोग ऊपर को पढ़ के गए तो उनको लग रहा है वो ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि ऊपर पढ़ोगे तो डिफिकल्ट तो लगेगा ही। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है, कहां से लेकर के कहां तक है, इसका विस्तार कहां से लेकर के कहां तक है, कितने किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है। प्रायद्वीपीय भारत की औसत ऊंचाई पूछेगा, औसत आपको पढ़ा ही होगा, चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, औसत ऊंचाई इसकी पूछेगा तो याद रखना है 600 लेकर के 900 मीटर तक, 600 से लेकर के 900 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है ना, औसत ऊंचाई। ठीक है, बाकी पठार क्या होता है उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो औसत ऊंचाई पूछेगा 600 से लेकर के 900 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई मिलेगी, इसकी याद रखना प्रायद्वीपीय भारत की। लंबाई क्षेत्रफल पूछेगा 1600 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा क्षेत्र है, याद रखना भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रफल में आता है। ठीक है, ये आपको दिमाग में याद रखना है। प्रायद्वीपीय भारत की का कोई भी हिस्सा समुद्र में नहीं डूबा हुआ है, याद रखना। प्रायद्वीपीय भारत का कोई भी हिस्सा आपको दिख रहा है यहाँ पे, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपको याद रखना समुद्र से डूबा मिलेगा। और ये मध्य वाला क्षेत्र, प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र किसी भी महासागर के साथ में बाउंड्री नहीं लगाता है।
ठीक है ना, याद रखना ये बीचों बीच वाला क्षेत्र है। ठीक है, आपको हम बता दे रहे हैं इसमें ताकि और आपको क्लियर हो जाए इसमें। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ये जो बीच बीच वाला आपको दिख रहा होगा, ये जो प्रायद्वीपीय भारत यही है आपका, ये वाला आपको पता होगा, ये वाला कौन सा हिस्सा है, क्या हो गया, ये वाला आपका क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र हमने पढ़ा दिया, आपको पढ़ा दिया ना, हमने पढ़ा दिया है। ये क्या है, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या कहलाता है। ये है पश्चिमी घाट, ये तो बता था हमने। ये वाला घाट क्या कहलाता है, पूर्वी घाट। ठीक है, तो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट तो आपको समुद्र से डूबे हुए हैं, ठीक है, समुद्र से आपका टच करते हैं, ठीक है। बाकी आपको याद रखना है, प्रायद्वीपीय भारत का कोई भी हिस्सा याद रखना किसी भी समुद्र में डूबा नहीं है, बीचों बीच भारत की स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो औसत ऊंचाई 600 से लेकर के 900 मीटर तक है, और प्रायद्वीपीय भारत का कोई भी हिस्सा समुद्र में डूबा हुआ नहीं है, यह आपको याद रखना है, ठीक है ना। बीचों बीच क्षेत्र में आपको ये मिलेगा, ठीक है, पुराना क्षेत्र है, यह आपको याद रखना है। तो इतना प्रायद्वीपीय भारत के बारे में थोड़ा दिमाग लगा लेना, ठीक है, लिखने की जरूरत वैसे है नहीं, बाकी आप दिमाग लगाना कहां से कहां तक इसका विस्तार है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से तरीके से पढ़ोगे तो आपका ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल पूछेगा, ये आपको याद रखना है। औसत ऊंचाई पूछेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कहां से कहां तक इसका विस्तार है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार सही से पढ़ लोगे बस, यहाँ से आपको क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट पूछेगा नहीं इससे ज्यादा, ठीक ना, कि कहां से कहां तक, ये आपको इतना तो चीजें पता होनी चाहिए। इसका विस्तार पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, और राजमहल की पहाड़ियां इसलिए हमने पहाड़ियां पहले बता दी थी कि पहाड़ियां, आप ये ना कहो कि पहाड़ी कहाँ पे, इसलिए हमने पहाड़ियां पहले ही करवा दी थी कि राजमहल की पहाड़ियां आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग पता नहीं चलेगा राजमहल की पहाड़ी कहाँ पे है, ठीक ना। तो राजमहल की पहाड़ियां और गिर की पहाड़ियां हमने बता दी, इलायची की पहाड़ियां भी हमने बता दी थी, शिलांग का पठार तो हमने नहीं बताया था। बाकी अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में भी बात करेंगे, ठीक ना, कि अरावली श्रेणी कहाँ पे, तो चीजें आपको याद रखना है। तो टोटल कुल क्षेत्रफल पूछेगा 16 लाख वर्ग किलोमीटर है इसका, ठीक ना, प्रायद्वीपीय भारत का। औसत ऊंचाई पूछेगा 600 से लेकर 900 मीटर तक, ये आपको याद रखना है। और प्रायद्वीपीय भारत का कोई भी हिस्सा आपको याद रखना समुद्र से डूबा हुआ नहीं है, ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना है। ये वाला क्षेत्र है, लिख गया होगा सबका, इतनी चीजें, ठीक ना। इस शॉर्ट में लिखना आपको ऐसे लिख लेना, इतना पॉइंट है, और इसका कुल क्षेत्रफल लिख लेना, औसत ऊंचाई लिख लेना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहे हैं तो प्रायद्वीपीय भारत के क्वेश्चन होंगे। तो कुल लंबाई, कुल क्षेत्रफल लिख लेना, कुल औसत ऊंचाई लिख लेना, बस इतना, ये चीजें आप लिख लेना, इतनी पॉइंट है इसका विस्तार, ठीक है। अब इसमें पूछेगा इन प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कौन कौन से पठार आते हैं, ठीक ना, वो आपको बात करेंगे कौन कौन से पठार आते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो पहले इतना आपको लिख लेना है, जिसका ना लिखा हो लिख लो, जिसका लिखा हो कोई बात नहीं, ठीक ना, रिविजन हो जाएगा उनका। गया होगा सबका, लिख लो फटाक से, शॉर्ट में लिखना, ठीक ना, पूरा नहीं छापना है। औसत ऊंचाई पूछेगा, इतने लिख लेना, कुल क्षेत्रफल पूछेगा, इतना लिख लेना है, इनकी लंबाई कैसे पूछी है, आपका कहां से कहां तक इसका विस्तार है, ये आपको ऐसे लिख लेना है, ठीक है। और ये पूछेगा कैसा आपका नवीनतम, आपका क्षेत्र नवीनतम क्षेत्रफल वाला है या प्रायद्वीपीय वाला, आपका पुराना है, तो याद रखना पुराना है ये वाला, ठीक ना, ये वाला, ठीक ना। ये आपको याद रखना है, अनियमित त्रिभुजाकार आकृति है, या भारत की सबसे पुरानी भूमि है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इतनी चीजें लिख गए होंगे सबकी, फटाक से। जहां पे ना समझ में बता देना, ठीक है, जहां पे ना समझ में आए किसी को बता देना। तो ये है प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत है। लिख गया होगा सबका, लिख गया ना। हमने आपकी हिमालय की श्रेणियां बता दी थी ना, हमने हिमालय की विभाजन बता दिया था ना, हमने बता दिया था ना, नहीं बताया था, बताओ, हिमालय की विभाजन करवा दिया था ना हमने, अधिकतर हमने टॉपिक करवा दिए, बाकी दोबारा इसलिए करवा रहे ताकि क्वेश्चन जो आपको नहीं पता होंगे वो आपको दोबारा पता हो जाएंगे, जो छूट गए होंगे क्वेश्चन। ये लिख गया होगा सबका, लिख गया था ना, लिख गया ना सबका। थोड़ा फास्ट हाथ चलाओ, बहुत धीमे चल रहे हो आप लोग, थोड़ा जल्दी लिखो, लिख गया।
ऐसा न करना कि जो हम बोलेंगे आप लिखो भी ना, कभी लिख गया बस। हाँ, तो ऐसा भी नहीं करना, कोई फायदा नहीं निकलेगा। लिख गया सबका? अब बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत के पठार का वर्गीकरण। भारत के पठार को कितने भागों में विभाजित किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। पठार क्या होता है? ये पठार का वर्गीकरण है, भारत के पठार का वर्गीकरण। इसको सर को बुला दो फिर इसको खिलाटा। तो पठार के बारे में याद रखना है, पठार क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। पठार क्या होता है, ठीक है, पठार क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। पठार किसको कहते हैं? क्या हुआ? पठार किसको कहते हैं? समतल भूमि से कुछ उठा हुआ भाग जो आपको दिखेगा वो आपका पठार कहलाता है, ठीक ना। समतल भूमि से उठा हुआ कुछ समतल भूमि, ठीक ना, उसको हम लोग बोलते हैं पठार, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा होगा, हम पठार बता रहे हैं क्या होता है, वो लोग पठार भी नहीं पता होगा, ठीक ना। ये आपका जैसे भूमि दिख रही होगी नीचे, आपका ये आपका स्थल दिख रहा होगा, ठीक ना। स्थल से कुछ आप उठाओ, ज्यादा नहीं उठेगा, ठीक ना, ये आपको ज्यादा आपको दिखेगा ऐसे, ठीक ना, बीच में आपको समतल दिखेगा, फिर इसके बाद में ऐसे हो जाएगा। तो ये आपका समतल भूमि है, ये आपको दिखेगा समतल भूमि, समतल भूमि। और समतल भूमि से कुछ उठा हुआ भाग, कुछ उठा हुआ भाग, इसी को बोलते हैं हम लोग पठार, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा होगा, धरातल का ऐसा विशिष्ट स्थल जो अपने आसपास के स्थान से पर्याप्त ऊंचा हो और एक ही स्थान जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है ना। तो पठार की आपको याद रखना है, यही आपकी परिभाषा है, ठीक है। धरातल का ऐसा विशिष्ट स्थल जो अपने आसपास के क्षेत्र के स्थान से पर्याप्त ऊंचा हो, ठीक है, साथ ही जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट हो, उसी हम लोग बोलते हैं पठार। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये चीजें कि पठार क्या होता है। और पठारों को ही याद रखना है, लैंड टेबल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, लैंड टेबल, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इतनी चीजें नहीं पूछा जाएगी, बाकी पठार के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन से आते हैं आपको चीजें, ये आपको याद रखना है। सबसे पहला जो आपका केंद्रीय उच्च भूमि, पहला जो आपको पठार के अंतर्गत आता है वो आपका आता है केंद्रीय उच्च भूमि, याद रखना है, ठीक है। सबसे पश्चिमी साइड में केंद्रीय उच्च भूमि। दूसरा आपको दिखेगा पूर्वी पठार, ठीक ना, पूर्वी पठार कौन कौन से उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आपके उत्तरी पूर्व पठार पाए जाएंगे, और इसके अलावा आपको दिखेंगे दक्कन का पठार। ये पठार क्या वर्गीकरण है, ठीक ना, इसके भाग अलग अलग आपको दिखेंगे, ठीक ना। तो ये पहले आपको याद रखना, प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं कि कहां कहां पे कौन कौन से पठार का वर्गीकरण किस क्षेत्र में होगा। तो केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, उत्तरी पूर्वी पठार, इसके अलावा दक्कन का पठार, ठीक है, ये आपको चीजें याद रखना है। तो पहले वर्गीकरण इसका लिख लो, केंद्रीय उच्च भूमि, दूसरा पूर्वी पठार, तीसरा उत्तरी पूर्व पठार, इसके अलावा चौथा दक्कन का पठार। इनका अभी हम क्रम से बताएंगे क्या कौन कौन से केंद्रीय उच्च भूमि पठार आते हैं, कौन कौन से पूर्वी घाट में पठार आते हैं, कौन कौन से उत्तरी पूर्व पठार आते हैं, कौन कौन से दक्षिण दक्कन के पठार के अंतर्गत कौन कौन से पठार आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो चीजें ये पहले आपको लिख लेना है, ये आपको न लिखना तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, परिभाषा है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, बाकी परिभाषा है, सिर्फ परिभाषा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बस ये आपको ये पता होना चाहिए पठार किसको कहते हैं, बस ये चीजें आपको बताने के लिए इसमें आपको परिभाषा लिखी गई है, ठीक है, कि पठार किसको कहते हैं, ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं वो आपको हम अभी बता रहे हैं। केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, उत्तरी पूर्वी पठार, इसके अलावा दक्कन का पठार, ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये चीजें प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे इसका क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक है, तो ये चीजें आपको पहले ले लो, ठीक है। ये चारों पे पहले ले लो फटाक से, इसके अलावा फिर अगले स्लाइड में चलेंगे क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, और पहले इतना ले लो।
लिख गया सबका? ये लिखना, ये वाला भाग ऊपर वाले ने लेना पूरा, ठीक है, ये वाले ले लेना, ये वाला लिख गया सबका? बात करेंगे केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत कौन कौन से चीज आपको पठार आते हैं। पूर्वी पठार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, उत्तर पूर्वी पठार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इसके अलावा दक्कन के पठार के अंतर्गत कौन कौन से पठार आते हैं। ये है इनका वर्गीकरण, ये है इनका क्रम। इसलिए हमने आपको बताया था कि पहले आपका ये चीजें पता होनी चाहिए। तो ये केंद्रीय उच्च भूमि में कौन कौन से आपके आते हैं वो उसके बारे में आपको याद रखना है। केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में, केंद्रीय उच्च भूमि में याद रखना है कौन कौन से आपके चीजें आती है उसके बारे में याद रखना है। पहला, केंद्रीय उच्च भूमि में आपको याद रखना आरावली श्रेणी आती है। सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी, वर्ल्ड की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी भारत के किस हिस्से में आती है? केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत आती है, याद रखना है। केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत वर्ल्ड की सबसे पुरानी श्रृंखला आरावली श्रेणी या आपका आरावली क्षेत्र, याद रखना, केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत आती है, याद रखना है, आरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। केंद्रीय उच्च भूमि में आती है, याद रखना, ठीक है ना। ये दक्षिण में नहीं स्थित है आरावली, आपका उच्च भूमि में स्थित है, ठीक है ना, आरावली श्रेणी। और आरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम कोई बता सकता है? आरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम कोई बता सकता है? राका पोसी कहां से हो जाएगा, वो तो तीव्रतम ढाल वाली चोटी है, लद्दाख में स्थित है। हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताओ। सतपुड़ा या गुरु शिखर है, कौन सी है? गुरु शिखर है। अब इनके बारे में बता रहे हैं, इसके अलावा पठार की श्रेणियों के बारे में बात करेंगे तो इनकी चोटियों की बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक ना, कि उच्च भूमि में याद रखना है आरावली श्रेणी। इसके अलावा दूसरा आपको आता है मेवाड़ का पठार, केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत ही मेवाड़ का पठार आता है, ठीक ना। मेवाड़ का पठार कहां पे, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा है मालवा का पठार, ठीक ना, दूसरा है मालवा के पठार, ये भी केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत आते हैं। उच्च भूमि किसको कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक ना। पहले आपको लिखवा दे रहे हैं ताकि ये चीजें पहले लिख लो, इसके बाद में पता तो चले कहां पे उच्च भूमि किसको कहते हैं, ठीक है। तो पहले आपको लिखवा इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको जानकारी पूरी तरह मिल जाए। दूसरा है बुंदेलखंड का पठार, और बुंदेलखंड आपको जानते होंगे कहां पे, ठीक ना, बुंदेलखंड जानते हो कहां पे पड़ता है, ठीक है। विंध्य श्रेणी, विंध्य श्रेणी के बारे में भी आपको पता होगा कि विंध्य श्रेणी एकमात्र ऐसी श्रेणी जो भारत को दो भागों में बांटने का काम करती है, ठीक ना, विंध्य श्रेणी। और विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी पूछा जाएगा, ठीक है। अभी आपका धूपगढ़ पूछी गई थी, धूपगढ़ किसकी ऊंची चोटी है सबसे, बताओ। सतपुड़ा की, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो धूपगढ़ थी, ठीक है। तो चोटियों के नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। बुंदेलखंड हो गया, विंध्य श्रेणी हो गया, ठीक ना। विंध्य श्रेणी आप याद रखना भारत को दो भागों में डिवाइडेशन का काम करती है, आपको याद रखना है। इसके अलावा सतपुड़ा श्रेणी, ठीक ना, वो वही सतपुड़ा श्रेणी है जहां से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है, वही श्रेणी आपका सतपुड़ा श्रेणी। और ये कहां पे है, तो सभी केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत आती है, इतनी चीजें। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत आने वाले पठार श्रेणी कौन कौन से हैं। तो ये चीजें हैं आपको 6, तो सतपुड़ा श्रेणी, विंध्य श्रेणी, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, मेवाड़ का पठार, इसके अलावा आपका अरावली श्रेणी, ये केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन घुमा के दे देगा कि केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत कौन सा पठार नहीं आता है, अब इसमें दे देगा आपको 3, और इसके अलावा इसमें दे देगा छोटा नागपुर का पठार। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कि कौन सा केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत कौन सा पठार नहीं आता है, तो याद रखना छोटा नागपुर पठार, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। अगर आपको पता है वाले पठार तो आप लोग कर दोगे, नहीं पता है तो फिर तुक्का मारना पड़ेगा कि केंद्रीय उच्च भूमि में कौन कौन से पठार आते हैं, तो पता नहीं है तो कहां से पता चलेगा। तो इसलिए हम बता रहे पहले डिवाइडेशन करेंगे, उसके बाद अरावली श्रेणी के बारे में बात करेंगे,
मेवाड़ पठार के बारे में बात करेंगे, मालवा पठार के बारे में बात करेंगे, बुंदेलखंड के बारे में, विंध्य श्रेणी के बारे में और सतपुड़ा श्रेणी के बारे में, सब के बारे में बात करेंगे एक एक पॉइंट, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आपको आए तो छूटे ना क्वेश्चन। पूर्वी पठार के अंतर्गत आपको याद रखना है बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड के जस्ट ही आपको पूर्वी साइड में स्थित बघेलखंड का पठार, ठीक है। बघेलखंड किस क्षेत्र में आता है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए पूर्वी घाट में कौन कौन से पठार आते हैं। तो पूर्वी पठार के अंतर्गत बघेलखंड का पठार पड़ता है। दूसरा है छोटा नागपुर पठार, जिसको बोलते हैं भारत का रूर प्रदेश। भारत का रूर प्रदेश किसको कहते हैं? छोटा नागपुर पठार को। सबसे ज्यादा खनिज उत्पादन यहीं से होता है, छोटा नागपुर पठार से, ठीक ना। और छोटा नागपुर पठार की सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है बताओ? दामोदर नदी, ठीक ना। उसके बारे में बात करेंगे कहां से निकलती है, ठीक ना। दूसरा है राजमहल की पहाड़ियां, और राजमहल की पहाड़ियां हमने आपको बताई थी कहां पे? झारखंड में। तो ये भी आपको पूर्वी घाट के अंतर्गत, पूर्वी पठार के अंतर्गत आती है पहाड़ियां, ठीक है। दूसरा है गड़जात की पहाड़ियां, गड़जात की पहाड़ी हमने पढ़ाई है ना, गड़जात की पहाड़ी अगले टर्न में। तो बताना गड़जात की पहाड़ी कहां पे पाई जाती है, बताओ? गड़जात की पहाड़ी कहां पे पाई जाती है? इसके पहले हमने पढ़ाया आपको कहां पे? उड़ीसा में या आंध्र प्रदेश में? बताओ। वो लोग कंफ्यूजन होने लगा कि कोई कह रहा ना आंध्र प्रदेश, कोई कहने लगा उड़ीसा। बताओ। उड़ीसा में कहां पे? उड़ीसा में गड़जात की पहाड़ी करवा चुके हैं, इसके पहले अगले टर्न में करवाए थे, ठीक ना। ये आपको मैप से पूरा करवाए थे। इसके अलावा महानदी, महानदी छत्तीसगढ़ का बेसिन। महानदी कहां पे पड़ती है? ये भी कहां पे? उड़ीसा। उड़ीसा का शोक कहलाती है ना ये नदी, उड़ीसा का शोक कहलाने वाली नदी है महानदी। तो ये भी किसमें आती है? पूर्वी पठार के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ का बेसिन, ये भी आपका पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दंडकारण्य पठार, ठीक है, ये भी आपका इसी पठार के अंतर्गत आता है, पूर्वी पठार के अंतर्गत। इसलिए आपको हमने बताया कि ताकि ये आपको डिवाइडेशन अच्छे से पता चल सके किसके किसके अंतर्गत कौन कौन से पठार आते हैं। तो इसलिए हमने पहले आपका बेस बता रहे हैं, ठीक ना। इसके अलावा मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं चल रहे कि आपको नहीं बता देंगे कि बघेलखंड पठार कहाँ पे, ऐसा नहीं, ठीक है। चीजें आपको पहले पता होना चाहिए कहाँ पे, किस पठार के अंतर्गत आते हैं, किस क्षेत्र में आती है, ये आपको याद रखना है। उत्तरी पूर्वी पठार आपको याद रखना, उत्तरी पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? मेघालय है ना, मेघालय। तो मेघालय का पठार उत्तरी पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? उत्तरी पूर्वी पठार के अंतर्गत कौन सा पठार आता है? मेघालय का पठार। मेघालय आपको पता होगा मेघालय कहां पे पड़ता है? मेघालय कहां पे पड़ता है? भारत के किस हिस्से में है बताओ? भारत के किस हिस्से में आता है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आता है ना मेघालय। तो वही है मेघालय का पठार, ठीक है, वही है मेघालय का पठार। इसके अलावा अगला आपको दिखेगा दक्कन का पठार, और दक्कन का पठार में दक्कन ट्रैप आता है एक पठार। इसके अलावा कर्नाटक का पठार, ठीक ना। कर्नाटक यही आपको इधर वाला साइड है, कौन वाला साइड है? आपको दिख रहा होगा ये वाला साइड है, ऐसे। तो ये आपका दक्कन का पठार, यहीं पर आपको क्षेत्र पाया जाएगा। कर्नाटक का पठार इस क्षेत्र पाया जाएगा, सॉरी कर्नाटक आपको नीचे होगा। ये वाला आपका आंध्रा वाला पठार है, और ये आपका कर्नाटक वाला पठार है। तो ये आपको याद रखना, कर्नाटक वाला मध्य वाला है। तो ये आंध्रा का पठार और कर्नाटक का पठार और दक्कन ट्रैप, ये आपका किसके अंतर्गत आता है? दक्कन के पठार के अंतर्गत आता है। तो उत्तरी पूर्व पठार के अंतर्गत मेघालय आता है, पूर्वी पठार के अंतर्गत ये वाले पठार आते हैं, पहाड़ियां आती हैं, और केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत ये आपकी चीजें आती है। ये इतना लिख लो पहले, ठीक है, ये चीज आपको इतना पहले लिख लो। इसके अलावा इसमें अब एक के बारे में बात करेंगे। ये अरावली कहाँ पे स्थित है? मेवाड़ का पठार कहाँ पे स्थित है? ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। बघेलखंड का पठार कहाँ पे स्थित है? तो पहले इतना लिख लो फटाक से, ताकि आपको ये चीजें पता चल गई पूर्वी पठार के अंतर्गत कौन कौन से पठार आते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्वी पठार के अंतर्गत कौन से पठार आते हैं, कौन से पहाड़ियां आती हैं, तो आपको दिमाग अब तो चल जाएगा ना कि कहाँ पे, ठीक है ना। अब आप याद कर लोगे इतना, ठीक है। तो केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपके 2-3 श्रेणियां आती हैं आपका, और 3 पठार आते हैं। कितनी श्रेणियां आती हैं? 3 आती है, विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी और अरावली श्रेणी। पठार कौन कौन से आते हैं? मेघालय, मालवा और बुंदेलखंड का पठार। तो 3 पठार आते हैं और 3 श्रेणियां आती हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना, दिमाग में अब थोड़ा चल गया होगा कि 3 श्रेणियां और 3 पठार हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 पहाड़ियां और इसके अलावा एक नदी दिख रही होगी, 2 पहाड़ियां हैं,
और इसके अलावा यहाँ पे 3 पठार दिख रहे होंगे, एक बेसिन दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको दिमाग में याद रखना है। ठीक है, राजमहल की पहाड़ियां, गड़जात की पहाड़ियां, महानदी आपका छत्तीसगढ़ का बेसिन और दंडकारण्य के पठार, ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, क्या हुआ, लिख गया था ना। बेसिन क्या होता है, बेसिन होता है महानदी बेसिन, मतलब उस क्षेत्र में आपका देखोगे जहां पे नदी कोई बह रही हो, ठीक ना, तो छत्तीसगढ़ में जैसे नदी बह रही हो, ठीक ना, तो बेसिन आपका बहुत हरी भरी जगह होती है, ठीक है, जहाँ पे आपका वो क्या नाम उसको बोलते हैं, आर्द्रभूमि जिसको बोलते हैं, उसी क्षेत्र में आपको बेसिन कहलाता है। बेसिन नदी का मुहाना वाला क्षेत्र होता है, याद रखना है। ठीक ना, महानदी बेसिन जहाँ पे पड़ती है, ठीक ना, वहां पे आपका छत्तीसगढ़ बेसिन भी पड़ता है। वहां पे जो नदी क्षेत्र होता है जहाँ पे अपना मुहाना बनाती है, उसी क्षेत्र में आपको हरा भरा क्षेत्र मिलेगा ऐसे, तो उसी क्षेत्र को हम लोग बेसिन बोलते हैं, जहाँ पे अपना मुहाना नदी कोई बनाती है करके, तो इस वाला क्षेत्र आपका बेसिन कहलाता है। ये तो छत्तीसगढ़ बेसिन, दंडकारण्य का पठार आपको याद रखना है और पहाड़ियां याद रखना है। ठीक है, बाकी में बेसिन के बारे में और आपको मैप से दिखा देंगे तो परेशान ना हो, अभी मैं आपको पूरे बता दे रहे हैं इसके बारे में। चलो, तो ये इसके बारे में आपको लिख गया होगा सबका, लिख गया ना था ना। ये पूर्व पठार के अंतर्गत क्या क्या आती है, उत्तरी पूर्व पठार के अंतर्गत क्या क्या आती है, और दक्षिण पठार के अंतर्गत कौन कौन से पठार आते हैं, इतना लिख गया होगा सबका, लिख गया ना। चलो, तो इतनी चीजें आपको लिख गई होंगी सबकी। अब बात करेंगे, हमने शुरुआत में कहा था कि पहले यहां से शुरुआत करेंगे अरावली श्रेणी से। अब अरावली श्रेणी के बारे में बात करेंगे, अरावली श्रेणी है कहां पे। अरावली श्रेणी आपको दिख रही होगी, श्रेणियां ये दिख रही है, दिख रहा है ना अरावली श्रेणी, दिख रहा है ना सबको, ये है अरावली श्रेणी। वर्ल्ड की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी घिसीपिटी और अवशिष्ट श्रेणी के नाम से जानते हैं, किसको, अरावली श्रेणी को, ठीक ना। वर्ल्ड की सबसे पुरानी ये आपका अरावली श्रेणी है। और अरावली श्रेणी के बारे में बात करें, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अरावली श्रेणी दिख रही है ना, ये है इसका विस्तार, ऐसे इसको न दिख रहा हो बता देना, ये है अरावली श्रेणी, ठीक ना, अरावली पर्वत श्रेणी, ये आपको दिख रहा होगा। और अरावली पर्वत श्रेणी दिख रहा होगा कहां से कहां तक है, दिख रहा है ना। अगर आपको मैप पता होगा कौन कौन से राज्य यहाँ पे पड़ते हैं, तो आप दिमाग लगा जाओगे तुरंत कि अरावली श्रेणी कहाँ पे है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात करेंगे अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में, इसका विस्तार उत्तर पूर्व से लेकर के दिल्ली के रेंज लेकर के दक्षिण से पश्चिम से गुजरात के पालनपुर तक इसकी 800 किलोमीटर तक इसका विस्तार है, ठीक ना। इसका याद रखना है कहां से कहां तक है, उत्तर पूर्वी, ये आपको याद रखना है, उत्तर पूर्वी से लेकर के दक्षिण पश्चिम, यहां से दक्षिण पश्चिम, यही तो है ना दक्षिण पश्चिम, गुजरात, ये आपको गुजरात है, कौन सा है, गुजरात है ना, गुजरात, ये आपको गुजरात है, ठीक ना, के पालनपुर, यहाँ पे पालनपुर पड़ता है, यहां से लेकर के यहां तक। इसकी लंबाई पूछेगा कितने किलोमीटर है, तो इसकी लंबाई कितने किलोमीटर है, 800 किलोमीटर। तो इसकी लंबाई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कितने किलोमीटर है, तो 800 किलोमीटर है इसकी लंबाई। तो अरावली पर्वत श्रेणी की लंबाई पूछेगा कितने किलोमीटर, तो 800 किलोमीटर है। तो उत्तर पूर्वी से लगा करके गुजरात के दक्षिण पूर्वी साइड तक पालनपुर तक पड़ती है श्रेणियां, कितने किलोमीटर, तो 800 किलोमीटर लंबाई है इसकी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना है कि कितने किलोमीटर है, लिख गया ना सबका, इतना चीजें पता चल गई ना तुम्हें। ठीक है, अब इसी से क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली कहां पे पड़ता है, यहाँ पे कहां पे दिल्ली है बताओ, तो याद रखना उत्तर पूर्वी से लेकर के आपको याद रखना यहाँ पे दिल्ली कहां पे पड़ता है, हरियाणा के नजदीक पड़ता है ना, हरियाणा के नजदीक, तो याद रखना है यहाँ पे दिल्ली है। और दिल्ली में याद रखना है कौन सा आपका कौन सा क्या स्थित है, राष्ट्रपति भवन, तो याद रखना है रायसीना हिल्स इसी में स्थित है, रायसीना हिल्स जिसमें राष्ट्रपति भवन स्थित है, रायसीना हिल्स, ये कहां पे, दिल्ली में, ठीक है। तो दिल्ली आपको याद रखना है अरावली श्रेणी में ही स्थित है, ठीक है, दिल्ली आपको किसमें स्थित है, अरावली श्रेणी में स्थित है। और दिल्ली में ही स्थित है राष्ट्रपति भवन, याद रखना है राष्ट्रपति भवन में लमसम आपको लगभग 400 कमरे बने हुए हैं राष्ट्रपति भवन में, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, इसी में है, आपको याद रखना है इसी श्रेणी में स्थित है, जिसका हम लोग बोलते हैं क्या, रायसीना हिल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रायसीना हिल्स की पहाड़ी पर स्थित है राष्ट्रपति भवन, ये आपको याद रखना है राष्ट्रपति भवन कहाँ पे स्थित है। तो इसी श्रेणी के ही आपका एक पहाड़ी पड़ती है जिसको बोलते हैं रायसीना हिल्स, उसी में स्थित है राष्ट्रपति भवन, ठीक ना, ये आपको याद रखना है। अरावली के बारे में हमने बात कर चुकी, अरावली प्राचीनता में मोड़दार है, कैसी है, मोड़दार पर्वत, और कैसी है, अवशिष्ट का मतलब जानते हो आप लोग,
घिसी पिटी हुई श्रृंखला है, ठीक है ना, घिसी पिटी हुई श्रृंखला है, आपको याद रखना है। अवशिष्ट श्रेणी है जो बहुत ही हजारों साल पहले आपका थी, ठीक ना, ये हिमालय से भी पहले ऊंची थी श्रेणी। अब बहुत हजारों साल 2000 हजार साल पहले आपने देखा होगा, ये जब नवीन होगी आपका, जब नया पर्वत होगा तो बहुत ऊंचा होगा। धीरे धीरे करके ये आपका कैसे हो गया, धीरे धीरे घिस पिट गया और इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई, सॉरी इसकी ऊंचाई धीरे धीरे करके कैसे होगी, घट गई। तो ये कैसा आपको हो गया, अवशिष्ट हो गया, ठीक है, अवशिष्ट हो गया, धीरे धीरे करके घिस पिट गया, ठीक है। इसकी श्रृंखला वो टूट फूट गई, बिल्कुल आपका नीचे आ गई, ठीक है ना। तो ये आपका अवशिष्ट है। कोई भी अगर पुरानी चीज हो जाएगी तो आपको कैसे हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, नहीं हो जाएगी बेकार। कोई भी अगर हर चीज में आपको मान लो, ठीक ना, पहले व्यक्ति नया होता है, धीरे धीरे बुरा हो जाता है, तो ठीक है, पहले आपका वैसे आपका एग्जांपल ये भी है, ठीक है। पहले आप कोई बाइक लोगे तो पहले बाइक नई होती है तो काफी अच्छी माइलेज देती है, और धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, किसी घिस पिट जाती है, तो वो कैसा हो जाता है, माइलेज बेकार हो जाता है, वो आपका बेकार हो जाती है गाड़ी। वैसे ये आरा वाली श्रेणी है, धीरे धीरे करके आपका पहले नवीन थी, धीरे धीरे करके आपका अवशिष्ट हो गई, आपका घिस पिट गई। तो ये आपका इसकी श्रेणियां कैसी है, आपका नीचे आपका आ गई, ठीक है, आपका रखना था, उसी को बोलते हैं अवशिष्ट। उदाहरण इसका अवशिष्ट, और ये आपका रखना मोड़दार है, ठीक है, मोड़दार और अवशिष्ट श्रेणी है कौन सी, ये जो श्रेणी हम बता रहे हैं, ठीक है, कौन सी, आरावली, ये आरावली। अवशिष्ट और घिसी पिटी कैसी है, अवशिष्ट और घिसी पिटी, ठीक है, जो पुरानी चीज हो जाएगी तो कैसी हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, ठीक है, आपको याद रखना है। इसकी उत्पत्ति पूछेगा किस काल में हुई थी, तो हमने इसके पहले साथ में बताया होगा आप लोगों को, प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। इसकी जो उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। किसी न किसी की उत्पत्ति किसी न किसी काल में होती है। जैसे आप लोगों की उत्पत्ति, हम लोगों की उत्पत्ति किस काल में हुई है? बताओ किस काल में उत्पत्ति हुई है, वैसे इनकी उत्पत्ति हुई है, बताओ। कोई ना कोई युग होगा ना, है आधुनिक युग है, ठीक ना, आधुनिक युग है, और आधुनिक युग में कलयुग है, ठीक है ना। तो इसी में उत्पत्ति हुई हम लोगों की, ठीक ना। वैसे ही आपका ये जो है पर्वत, इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी, वो भी कोई काल हुआ का होगा, है ना। जैसे डायनासोर का उत्पत्ति पहले वो सार हुई थी, डायनासोर आपको देखते हो अभी, तो भी आपको किसी न किसी काल में उसकी उत्पत्ति होगी, ठीक ना। तो वैसे इसकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक ना, प्री कैम्ब्रियन काल में, ठीक ना, इसकी उत्पत्ति हुई थी। आपको याद रखना, तो ये किसी न किसी काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी, और इतने सालों तक रहते रहते देखो कितनी आपका ये अवशिष्ट हो जाएगी। कोई भी आपका कितनी भी मजबूत चीज हो, धीरे धीरे अवशिष्ट हो जाएगी, ठीक है। इसकी अनुमानित आयु लगभग 570 मिलियन वर्ष, और मिलियन में आपको पता होगा कितनी वर्ष आते हैं, 1 मिलियन में वर्ष बताओ। बहुत लोग कहते हैं हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, 10 लाख, एक होते ना 1 मिलियन में 10 लाख सब्सक्राइबर होते हैं, तो समझ लो 570 मिलियन वर्ष पहले। अब समझ लो कि 1 मिलियन में 10 लाख, तो 570 मिलियन में कितने लाख, समझ सकते हो। तो वही है आपका, इतनी पुरानी श्रेणी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 570 मिलियन वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी, और 1 मिलियन में 10 लाख वर्ष आते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का नाम पूछेगा यही है, बाकी इससे पुरानी कोई नहीं है, ये आपको याद रखना है, सबसे पुरानी है। इसके अलावा कोई भी पुरानी पर्वत श्रृंखला नहीं मिलेगी भारत की। और वर्ल्ड की बात करेंगे तो वर्ल्ड में भी नंबर 1 पर है, वर्ल्ड में आपको याद रखना, वर्ल्ड की सबसे पुरानी यही है, भारत की भी सबसे पुरानी है, और वर्ल्ड की भी सबसे पुरानी है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी यही है, कौन सी, यही आपका अरावली, ठीक है। आपको चीजें याद रखना है, तो ये आपको चीजें पॉइंट याद रखना है, ठीक है, अरावली के बारे में। बाकी ये चीजें आपको न लिखना कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ये आपको पॉइंट यहाँ तक ले लेना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ले लेना है। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है इसके बारे में, ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखना। तो ये है आपका अरावली, ठीक है, और ये आपका पठार आपको दिखेंगे, उनके बारे में बात करेंगे भी कि कहाँ कहाँ पे कौन सा पठार पाया जाता है। तो इतनी चीजें आपको याद रखना। तो इसका विस्तार आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ईस्टर्न घाट से लेकर के यहाँ तक इसका विस्तार। तो पहले इतना लिख लो, इसके मेन पॉइंट है, ठीक ना, अरावली के बारे में इतने पॉइंट है। ये चीजें आपको लिखा दी थी हमने इसके पहले, बाकी जिसका ना लिखा हो वो आपको देख लेना इसके बारे में कि क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसके पहले हम इसके बारे में बात पढ़ा चुके हैं मैप से पूरा, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है अरावली श्रेणी के बारे में।
अगर ये आपको जितना जियोग्राफी करा रहे हैं सही से आप लोग करोगे तो वहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, ठीक ना। तो अनुमानित आयु लगभग 570 मिलियन वर्ष मानी जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है इस सिनेरी की। और इसका विस्तार आपको ऐसे दिख रहा होगा, देखो है ना, इसका विस्तार उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम तक है, उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम तक इसका विस्तार है। दिशाएं तो जानते हो, दिशाएं भी नहीं जानते, जानते हो ना दिशाएं, सर हम दिशाएं भी पूछ रहे, बोलूं दिशाएं भी नहीं पता होगी क्योंकि वो लोग नए बैठे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको 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 हाँ, इसके मध्य वाली कौन क्या बोलते हैं, इसको दक्षिण पूर्व बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं उत्तर पूर्व बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं उत्तर पश्चिम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। तो ये कौन सा आपका उत्तर पूर्व है ना, ये वाला उत्तर पूर्व है, ये वाला कौन सा हिस्सा है दक्षिण पूर्व। तो ये आपका ऐसी दिख रही है ना, तो यहां से लेकर के इसका विस्तार यहां तक है ऐसे, इसलिए इसकी दिशा ये है, ठीक है, उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम तक। तो ये है आपका एक ऐसे, इसकी स्थिति ऐसे है, ठीक ना। टोटल कितनी है 180 डिग्री बना रही है आपका, इसमें बना रही नहीं बना रही है 180 बना रही है। ये चीजें आपको याद रखना है। तो ये चीजें आपको पॉइंट इतना पॉइंट याद रखना है, लिख गया होगा सबका, लिखो फटाक से। तो अरावली के बारे में इतनी चीज याद रखना है, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम बता दीजिए बस, इसके अलावा। हाँ, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, गुरु शिखर, ऊंची चोटी, ठीक है, गुरु शिखर लिख गया होगा सबका। ये नीचे वाला नहीं लिखना, ये वाला मेन पॉइंट नहीं लेना, ठीक है। इसकी उत्पत्ति किस काल में हुई थी, एक ऐसा पर्वत है, ठीक ना, इसमें क्या स्थित है, राष्ट्रपति भवन स्थित है, इसकी लंबाई कितनी, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है कि कहां से लेकर के कहां तक इसकी किस क्षेत्र में पाई जाती है इस नदी, कितने किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखना है। बाकी अभी देखो हमें ज्योग्राफी बता रहे कहां से क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ से भी स्लाइड से जो क्वेश्चन एंटीपी पूछे गए वही आपको स्लाइड से दिखा देंगे कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। ये आपको हम दिखा देंगे जहां से ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे गए, ठीक ना। चलो, तो पहले इतना लिख गया हो सबका, लिख गया ना इतना पूरा। ये पूरा ऐसा नहीं लिखना, शॉर्ट में लिखना, ठीक ना। पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, कितने किलोमीटर लंबा इसके इतना आपको याद रखना है, ठीक है। स्कैनर आ गया भैया, पैसे डालना हो जिसको डाल दो, पैसे नहीं पड़ते इसमें, क्या होता है शेयर होता है इससे। चलो, ये आपका लिख गया ना था ना, लिख गया ना था ना। ये अरावली के बारे में हो गया। अब अरावली के बारे में आपसे क्वेश्चन और पूछेगा कि क्या क्या इसमें क्वेश्चन और बनते हैं। अरावली में कौन सी नदी बहती है इसके बारे में बात करेंगे। ये है अरावली, ठीक है। अरावली के बारे में मेन पॉइंट आपको लिखना है बस केवल, ठीक है। यहां से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लूनी नदी। राजस्थान की गंगा किसको कहते हैं लूनी नदी। तो याद रखना कहां पे बहती है राजस्थान में, याद रखना है। और राजस्थान के बांगर क्षेत्र से, बांगर क्षेत्र से होते हुए थार के मरुस्थल में होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में क्या हो जाती है विलीन हो जाती है। तो आपको याद रखना है यहां से निकलती है अरावली से निकलती है लूनी नदी और राजस्थान के बांगर क्षेत्र। और बांगर किसको कहते हैं, बांगर किसको कहते हैं, किस मिट्टी को कहते हैं नवीन उपजाऊ नहीं होती। बताओ, खादर और मिट्टी और बांगर मिट्टी में हमने बताया था ये कैसी मिट्टी है, नवीन है या पुरानी मिट्टी है। ये बांगर पुरानी मिट्टी है, आपको याद रखना है।
तो राजस्थान के बांगर और थार मरुस्थल, जहां पे थार मरुस्थल होगा वो आपका क्षेत्र मिट्टी वाला कैसा होगा, आपका पुराना होगा, ठीक ना। तो बांगर और थार मरुस्थल जो होते हुए गुजरात के कच्छ, कच्छ का कौन सा, ये है कच्छ, ये है ना कच्छ, ये जहां पे सबसे ऊंचे ऊंचे ज्वार आते हैं, यही है कच्छ, ठीक है। तो गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, इसी कारण इसे अंतःस्थलीय नदी कहते हैं, क्योंकि ये आपको याद रखना ऊपर आपको दिखेगी नहीं, इस क्षेत्र में तो आपको दिखेगी बहते हुए, ठीक ना। और जैसे आपका गुजरात में जाएगी, यहां से क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, और ये आपका धीरे धीरे आपका नीचे से बह करके आपका कच्छ के करण में ही विलुप्त हो जाती है ये नदी, जिसको हम लोग बोलते हैं लूनी नदी। याद रखना, लूनी नदी को ही हम बोलते हैं राजस्थान की गंगा। किसको बोलते हैं, राजस्थान की गंगा, राजस्थान की गंगा। क्या हुआ, राजस्थान की गंगा किसको बोलते हैं, लूनी नदी को बोलते हैं, ठीक ना। ये आपको याद रखना, यहां से बहते हुए ऐसे आती है, आपका सीधा कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ये चीजें आपको याद रखना है, राजस्थान की गंगा के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। ये कैसी नदी है, तो अंतःस्थलीय नदी है, और अंतःस्थलीय का मतलब जानते हो आप लोग, अंतःस्थलीय किसको कहते हैं, बताओ, अंतःस्थलीय किसको कहते हैं, बताओ। चलो आप लोगों ने साइंस पढ़ा होगा, बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि, इसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि, किसको कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि किसको बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं ना। वैसे मिश्रित आपको दिखेगा, आपको वहां से तो दिखेगी आपको नदी, ठीक ना। और जैसे राजस्थान में तो दिखेगी आपको बह रही है, और जैसे आपको कच्छ के रण में आएगी वैसे आपका कैसे हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, और नीचे नीचे आपको यहाँ पे गैप हो जाएगी। तो इसलिए इसको अंतःस्थलीय नदी बोलते हैं, ठीक ना। अंतःस्थलीय नदी के नाम से क्वेश्चन पूछेगा, किसको जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, और लूनी नदी को जाना जाता है, आपको याद रखना है, इतना पॉइंट है, ठीक है। लूनी नदी को जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। लूनी नदी को ही याद रखना, साल्ट नदी के नाम से भी जानते हैं। लूनी नदी का अन्य नाम आपसे क्वेश्चन पूछेगा, साल्ट। साल्ट किसको कहते हैं, नमक। नमक खाया होगा आप लोगों ने, कि नमक भी नहीं खाया है, खाया ना नमक। तो वही आपका साल्ट रिवर के नाम से भी इसको जानते हैं, साल्ट रिवर के नाम से भी इसको जानते हैं, ये आपको याद रखना है, साल्ट रिवर के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक ना। किसको, लूनी नदी को, ये आपको याद रखना है। उसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है, इसकी सहायक नदियां हैं, जवाई सुखरी नदी, अरावली से निकलने वाली जो लूनी की सहायक नदियां हैं, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बाकी आपको दिमाग में याद रखना है, लूनी नदी मुख्य नदी है यहाँ की, इसकी सहायक नदियां हो रहे हैं, उससे मतलब नहीं है आपको। अरावली से अभी उसके बारे में और बात करेंगे, अरावली से कौन कौन सी नदी उसके नीचे से निकलती है, ठीक ना, उसके बारे में बात करेंगे। ये आपका लूनी नदी मुख्य नदी है इसकी, इसलिए इसको पहले लूनी नदी के बारे में बात करेंगे, बाकी इसमें और कौन सी नदियां इसके नीचे बहती है उसके बारे में बात करेंगे बाद में, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है इसके बारे में कि लूनी नदी कैसी, आपको याद रखना है लूनी नदी कैसी है, तो अंतःस्थलीय, बस ऐसे आपको दिमाग में याद रखना है, लूनी नदी कैसी है, अंतःस्थलीय। इसका अन्य नाम क्या है, साल्ट नदी है, ठीक ना, इसका अन्य नाम है साल्ट नदी, आपको याद रखना है। बस इतना आपको थोड़ा ध्यान देना, बाकी पढ़ लेना है इसमें कि क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो बांगर और थार के मौसम में होते हुए गुजरात के कच्छ करण में विलुप्त हो जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी सहायक नदियां नहीं पूछी जाएंगी, आपको याद नहीं रखना है, शॉर्ट में याद रखना है, बस इतनी चीजें यहाँ पे आपको लगा हुआ है। और यहाँ पे आपको याद रखना मुख्य खनिज, आपका याद रखना है खनिज क्या निकाला जाता है, खनिज तत्व कौन कौन से हैं यहाँ पे, तो याद रखना अरावली श्रेणी में क्या क्या प्रमुख खनिज तत्व है, तो याद रखना तांबा। तांबा, तांबा कैसे बनता है, कोई बता सकता है, बताओ तांबे का निर्माण कैसे होता है, किन किन तत्वों से मिलकर बनता है, तांबा कैसे बनता है, पीतल और जस्ता से, क्या सही कहा मैंने, टिन और जस्ता। बहुत लोग कंफ्यूजन है कहां से, बताओ पेपर में आ जाएगा तो वहां पे टिन जस्ता, पीतल जस्ता, इसके बाद लोहा जस्ता, चांदी जस्ता, ऐसे करोगे फिर वहां पे। तांबा किससे बना हुआ है, आप लोगों ने शायद में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, या बताओ कि कैसे बना हुआ है। तांबा सबसे ज्यादा पाया जाता है यहाँ पे, दूसरा सीसा, ठीक ना, शीशा, अब ये नहीं देखो ना ये वाला शीशा है जो देखते हो, ठीक ना। इसके अलावा जस्ता, इसके अलावा अभ्रक,
इसके अलावा चूना पत्थर आदि खनिज जो तत्व हैं वो कहां पे पाए जाते हैं, आरावली श्रेणी में ही पाए जाते हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक, चूना पत्थर ये सब खनिज से जो है इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, और अरावली की सर्वोच्च ऊंचा जो शिखर है ये आपको याद रखना गुरु शिखर है। क्या है, गुरु शिखर है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो याद रखना गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर है, आपको याद रखना है, जो माउंट आबू की पहाड़ी में स्थित है। माउंट आबू हिल्स, हिल स्टेशन भी है कहां पे, राजस्थान में। ठीक ना, माउंट आबू पर हिल स्टेशन भी है, आपको याद रखना है। यहीं पर प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, किस शासकों ने निर्माण करवाया था दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का, बताओ। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किस शासकों ने करवाया था। और आपको पता होगा दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां पे है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां पे है, राजस्थान में। तो बताना है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था। और हमने आपको करवाया होगा स्टार्टिंग में कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया होगा। ऑप्शन है आपके चालुक्य वंश ने, दूसरा ऑप्शन पाल वंश ने, तीसरा है चंदेल वंश ने, चौथा है गुप्त वंश ने। बताओ, देखो आगे तुक्का वाले, कोई कह रहा है चालुक्य वंश, जो भी मना रहा है जय श्री राम, जय माता दी। ऐसे आप लोग कर रहे हो, कैसे बताओ काम चलेगा। अब आपसे चंदेल शासकों के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, चंदेल शासकों ने करवाया था। तो चंदेल शासकों जब पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा ना किसने निर्माण करवाया था, है? सोलंकी शासकों ने करवाया था। दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण सोलंकी ने करवाया था या चंदेल ने करवाया था, बताओ जल्दी बताओ। सोलंकी शासकों, सोलंकी शासक में आप सबसे प्रथम राजा कौन था, सोलंकी शासकों में कौन से राजा ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया, बिमल शाह ने करवाया था। सही कहा, बिमल शाह ने इसका निर्माण करवाया था, याद रखना है। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर का, ठीक ना, सोलंकी शासकों ने करवाया था, ना कि चंदेल शासकों ने। सही कहा। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपको याद रखना है। ठीक है, कहां पे, राजस्थान में। ठीक ना, और इसी का सर्वोच्च ऊंचा शिखर आपसे पूछेगा अरावली का, तो आपको याद रखना गुरु शिखर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आपको लिख गया होगा, इतना चाहिए, इतने लिख लेना। ठीक है, शॉर्ट में अंतःस्थली नदी है, कैसी नदी है, इसका नाम क्या है, साल्ट रिवर है। ठीक है, इसके बारे में याद रखना है। यहाँ पे प्रमुख खनिज कौन कौन से, खनिज डाल लेना और शॉर्ट में लिख लेना तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक, चूना, ऐसा है। ठीक है, अरावली का सर्वोच्च शिखर ले लेना। ठीक है, सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर, शॉर्ट में लिखना। ठीक है, यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है यहीं पर राजस्थान में, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने निर्माण करवाया, तो याद रखना सोलंकी शासकों ने। ठीक है, सोलंकी शासकों ने, सोलंकी शासक, सोलंकी शासकों ने निर्माण करवाया था। और सोलंकी शासकों में कौन सा राजा था, तो याद रखना बिमल शाह था, बिमल शाह, बिमल शाह था सोलंकी शासकों में, बिमल शाह था। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर के बारे में, गुरु शिखर के बारे में, क्या क्या खनिज पाया जाता है ये आपको याद रखना है। कौन सी नदी आपको यहाँ पे पाई जाती है ये आपको याद रखना है। कैसी नदी है आपका याद रखना है। इसका अन्य नाम क्या है याद रखना है। किस क्षेत्र में बहती है आपको याद रखना है। बस इसमें आपको पूरा नहीं लिखना है। हम ये नहीं कहते कि आप पूरा पूरा लिख डालो, उससे कोई मतलब नहीं। बस आपको याद रखना कि मेन पॉइंट क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, कि जितना बहुत ज्यादा लिखा हुआ उससे कोई मतलब नहीं। हमें केवल ये देखना कि क्वेश्चन में क्या पूछे जाते हैं। तो कैसी नदी है वैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसका अन्य नाम पूछेगा। ठीक ना, ये कैसे, इसकी सहायक नदी तो मुश्किल पूछी जाती है, बहुत कम पूछी जाती है। खनिज पूछेगा, ठीक ना, इसका ऊंचा शिखर पूछेगा। ठीक ना, इसके अलावा यहाँ पे मंदिर कौन सा है ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इसकी लंबाई कितनी है आपसे क्वेश्चन पूछेगा। बस इससे ज्यादा क्वेश्चन इससे में नहीं बनेंगे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, लिखो फटाक से, पूरा नहीं लिखा करो, शॉर्ट में लिखा करो। ठीक ना, पूरा नहीं लिखना है। पता चल गया होगा अरावली कहाँ पे, हम अरावली छपवा देते तो कोई मतलब नहीं। अरावली कहाँ पे है ये आपको दिमाग में होना चाहिए। ठीक ना, अब ऐसे लिखवा देता है अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, सब लोग लिखवाते हैं। ठीक ना, ये आपका मंदिर यहीं पे पाया जाता है, खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं, बस लिखवा देते हैं आप। ये 4 दिन बाद क्या होता,
भर जाता रजिस्टर, इसके अलावा वहां पे रद्दी फेंक देते है ना, उसको चूहा कतर के फेंक देते उसको, तो ऐसा वो आपको होगा। तो ये चीजें आपको दिमाग में रहेगा, तो आपको याद रखना कि जल्दी खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी रट्टाफिकेशन लिख लोगे, रट्टाफिकेशन करोगे तो फिर याद ही नहीं होगा। ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। तो राजस्थान के गंगा का नाम से लूनी नदी को जाना जाता है, सॉल्ट रिवर है, आपको याद रखना है, ठीक है। खनिज आपको याद रखना है, विषय लिख गया होगा सबका, शॉर्ट में लिखना है, ठीक है ना, पूरा नहीं लिखना है, लिख लो सही से, इसका छूटे ना किसी का, ठीक है ना। आप ये ना सोचना कि बताएं भी ना कि लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है, लिख लो। जहां पे ना समझ में पूछ लेना। और रद्दी टाइम में ना बनाना, जो पता लगा रद्दी टाइम में बना लो, उसके अलावा फिर फेंक दो उसको, ठीक है। थोड़ा साफ साफ बनाना कि क्वेश्चन तो पूछे तो बता सको, क्योंकि अपन ये राइटिंग नहीं समझ पाते क्या लिखे हैं, ऐसा तो नहीं, साफ साफ लिखना, ठीक है। लिख गया होगा इतना सबका, ठीक है। पूरा ना लिखा करो, जहां जहां पे हमने अंडरलाइन किया वही क्वेश्चन पूछेगा, बस फालतू क्वेश्चन नहीं है, आपको दिखना है, ठीक है। खनिज लिख लेना, इसका अन्य नाम लिख लेना, कैसी नदी है आपको याद रखना है, ये वाला, इसका सर्वोच्च शिखर क्या है, यहाँ पे मंदिर कौन सा है, किस शासकों ने इसका निर्माण करवाया, किसने करवाया निर्माण, बस इतना आपको लिखना है। पूरा नहीं लिखना है कि आपका इसमें लिखा पूरा, ऐसे थ्योरी से कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। पढ़ने के लिए इसलिए कहते तो इसमें आपको पूरा पढ़ लिया करो, ताकि दिमाग में आपको पता चल जाए कि हाँ ये क्वेश्चन है ना। बाकी इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए, ये मेन पॉइंट है, ठीक है। मेन पॉइंट आपको पता होना चाहिए। लिख गया सबको, लिख गया ना सबका, लिख गया। दूसरा कौन सा पठार था, मेवाड़ का पठार था ना, मेवाड़ का पठार, ये है मेवाड़, दिख रहा होगा आपको मेवाड़, मेवाड़ का पठार, ये दिख रहा होगा आपको मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार ये है ना, ये वाला दिख रहा होगा, देखो अरावली के जस्ट नीचे दिख रहा है ना, ये है मेवाड़। और मेवाड़ आपको याद रखना, मेवाड़ किस राज्यों में पड़ता होगा, ये है मेवाड़। और मेवाड़ आपको दिख रहा होगा, मेवाड़ कहाँ पे है, रट्टाफिकेशन करोगे कोई मतलब नहीं, आपको पता चलेगा होगा इस साइड में कौन सा राज्य होगा, तो कौन सा है, राजस्थान है ना उस साइड में, और राजस्थान का कुछ क्षेत्र इधर, मेवाड़ का कुछ क्षेत्र इधर भी है, मध्य प्रदेश वाला भी, ठीक ना। तो मेवाड़ पठार का विस्तार अगर आपसे पूछेगा किन किन राज्यों में है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में, दो राज्यों में इसका विस्तार है। पहला नंबर पर राजस्थान में, दूसरे नंबर पर कहां पे, मध्य प्रदेश में, ये आपको याद रखना है, ठीक ना, मध्य प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। मेवाड़ के पठार से याद रखना है, अरावली से निकलने वाली बनास नदी है, ये अपवाद क्षेत्र पाया जाता है इस नदी का, इसी क्षेत्र में पाई जाती है नदी, बहती है आपका ये बनास नदी, ठीक है, बनास नदी। मेवाड़ के पठार या अरावली से निकलने वाली नदी का नाम पूछेगा, बनास नदी, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। बनास नदी अपवाद क्षेत्र में आपका आता है बनास नदी के, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अरावली पर्वत और मालवा के पठार को अलग करती है, आपको याद रखना है, ठीक ना। मालवा का पठार आपको नीचे इधर दिख रहा होगा, और इधर आपका अरावली श्रेणी, उन्हीं को अलग करने वाला पठार का नाम पूछेगा, मेवाड़ का पठार। तो अरावली पर्वत श्रेणी और मालवा की पठार को अलग करने वाला पठार का नाम पूछेगा, कौन सा है, मेवाड़ का पठार। अरावली पर्वत श्रेणी और मालवा की पठार को अलग करने वाला पठार का नाम पूछेगा, मेवाड़ का पठार, कौन सा है, मेवाड़ का पठार, क्योंकि मध्य में पाया जाता है। ये वाला आपका मेवाड़ का पठार है, ऊपर वाला आपका अरावली श्रेणी, इन्हीं के मध्य में कौन सा पठार पड़ता है, मेवाड़ का पठार पड़ता है। तो दोनों को अलग करने वाला का काम कौन करता है, पठार, मेवाड़ का पठार, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यह है मेवाड़ का पठार, ये चीज आपको याद रखना है। बनास आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसकी सहायक नदी है, तो याद रखना बनास सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी है, चंबल की सहायक नदी है, ये महत्वपूर्ण नदी है बनास,
चंबल की। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बनास किसकी सहायक नदी है, तो चंबल की। थोड़ा दिमाग याद रखना कि चंबल की सहायक नदी है बनास, ठीक है, आपको याद रखना है। और ये मेवाड़ के पठार को याद रखना है, राजस्थान का उच्च भूमि के नाम से भी जानते हैं इसको। मेवाड़ के पठार को याद रखना, राजस्थान का उच्च भूमि के नाम से इसको जानते हैं, मेवाड़ के पठार को, क्योंकि ये मेवाड़ उच्च भूमि में स्थित है। ये जो श्रेणी जितनी भी स्थित है सब उच्च भूमि वाले हैं। ये जितने पठार आपको दिख रहे होंगे सब उच्च भूमि वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको उच्च भूमि के मिलेंगे पठार, ऊपर स्थित है, ठीक है, इसलिए उनको बोलते हैं उच्च भूमि, ठीक है ना। जो ऊंचाई पर स्थित होंगे उन्हीं को तो बोलेंगे ना उच्च भूमि, जो ऊंचाई पर पठार होंगे उन्हीं को बोलते हैं उच्च भूमि, ये आपको याद रखना। तो ये आपको उच्च भूमि में आते हैं। तो मेवाड़ का पठार राजस्थान की उच्च भूमि के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है, ये उच्च भूमि में स्थित है, ऊंचाई पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो याद रखना है काली मिट्टी पाई जाती है, जिस कारण कपास, चना, दलहन, तिलहन फसलों का काफी ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता है। और ये वही आपके आपका क्या है, ये वही आपके फसल है जो जिनमें से पानी की आवश्यकता कम होती है, और जहां पे पानी की आवश्यकता कम होगी वहां पे ये फसल आपकी उपजाई जाती है। कौन कौन सी? कपास, कपास में पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है क्या? नहीं होती ना। चना में क्या पानी लगाना पड़ता ज्यादा? नहीं लगाना पड़ता ना। अगर चना पानी ज्यादा लगाना पड़ता तो बुंदेलखंड में चना जो बहुत ज्यादा होता है क्या हो पाता? नहीं हो पाता ना, सूखा पड़ जाता तुरंत। दलहन में क्या, आपने दलहन में क्या ज्यादा लगाते हैं पानी? मानो अरहर बोदी, क्या अरहर में ज्यादा पानी लगाते रहते हो? लगाना पड़ता है, जो जानते होंगे लगाते होंगे पता होगा। तो दलहन में, तिलहन में नहीं लगाना पड़ता। दलहन में, ठीक ना। तिलहन में क्या आप लोग तिली में लगाते हो तेल ज्यादा? सॉरी, तिली में आप पानी लगाते हो क्या? तो तिली में सबसे ज्यादा पानी क्या लगाते हो आप लोग? सबसे ज्यादा नहीं लगाते ना, पानी की आवश्यकता कम होती है, नहीं होती है। तो ये भी आपका तिलहन हो गया, दलहन हो गया, चना हो गया, कपास। तो ये आप क्या करना, किस मिट्टी में उपजाई जाती है? काली मिट्टी में। और काली मिट्टी वाला क्षेत्र कुछ इधर भी आपको दिखेगा। बाकी सर्वाधिक काली मिट्टी वाला क्षेत्र महाराष्ट्र वाला है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो काली मिट्टी में जिस कारण आपका याद रखना है कपास, चना, दलहन और तिलहन की फसल सबसे ज्यादा उपजाई जाती है, आपको याद रखना है इसी क्षेत्र में। तो यह राजस्थान के उच्च भूमि वाले में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इतनी चीजें आपको याद रखना है इसके बारे में, मेवाड़ के पठार के बारे में। बस आपसे इतना ही क्वेश्चन से पूछेगा, ठीक है। चलो, इतना लिख गया होगा सबका, लिख लो फटाक से। ये किनके किनको अलग करता है आपको ये ध्यान देना है। ये आपका अरावली, और नीचे कौन सा है? ये कौन सा पठार है? ये वाला, ये कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा पठार है जो अरावली और मालवा के पठार को अलग करने का काम करता है? मेवाड़ का पठार बीच में है, ठीक है, बीच में है। थोड़ा दिमाग लगाना सही से, ठीक ना। हाँ, तो मेवाड़ का पठार याद रखना, अरावली और मालवा पठार के मध्य में पठार पाया जाता है मेवाड़ का पठार, ठीक ना, मेवाड़ का पठार। और मेवाड़ के पठार में कोई आपका प्रसिद्ध राजा हुआ करता था, कोई बता सकता है कौन था राजा प्रसिद्ध वहां का? मेवाड़, मेवाड़ राज्य के नाम से आप लोग जानते होंगे। मेवाड़ राज्य प्रसिद्ध क्यों था? महाराणा प्रताप का था शासक संघ, उसमें महाराणा प्रताप थी उस टाइम में, ठीक ना। उस टाइम में नहीं, जब आपका इसी क्षेत्र में उनका क्या होता शासन था, मेवाड़ के पठार में, इस क्षेत्र में था, ठीक ना, इस क्षेत्र में था मेवाड़ के पठार में। इनका जो किला बना हुआ था बहुत ऊंचे बना हुआ था, ठीक ना। इनका जो किला बना हुआ था मेवाड़ के पठार में बना हुआ था। इनका महाराणा प्रताप जी का, पढ़ा होगा आप लोगों ने महाराणा प्रताप जी के बारे में, ठीक ना, महाराणा प्रताप के बारे में, जिन्होंने सूखी आपका घास की क्या खाई थी, रोटियां खाई थी, ठीक ना। तो यहीं पर इनका महल स्थित था मेवाड़ के पठार में। और जब ये आपका आया था कौन? अकबर। तो अकबर यहाँ पे आक्रमण करने आया तो बहुत परेशानी होती उनको, अकबर को। क्यों परेशानी होती? क्योंकि मेवाड़ का पठार बहुत ऊंचाई पर स्थित था, उनका किला बहुत ऊपर था। तो जो भी आपका गोला दागते थे, ठीक ना, तो इनकी दीवार में पड़ते थे। मेवाड़ की जितने आपका जो बना हुआ था किला, तो वहां पे आसानी से आपको गोला दाग नहीं पा रहा था, बहुत ऊंचाई पर स्थित था, इसलिए इसको उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। बहुत ऊंचाई पर है मेवाड़ का पठार, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इनके मध्य पाई जाती है चीजें, आपको कितने लिख गया होगा सबका, ठीक है, इतना लिख गया होगा। देखो
ठीक है, थोड़ा धीमे चलेंगे जरूर, ठीक ना, बाकी आपको दिमाग में पूरा अच्छा हाँ ये हो जाए कि हमने कुछ पढ़ा है, ऐसे हम फटाफट करवाते चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं, ठीक ना। जब तक आपको समझ में नहीं आता क्या फायदा है, ठीक ना। तो चीज आपको याद रखना है कि मेवाड़ का पठार कहाँ पे है, ठीक ना, अरावली श्रेणी कहाँ पे, मालवा का पठार कहाँ पे। तब एक दो बार आप लोग पढ़ोगे, घर में रिविजन करोगे, तब तो आपको क्लियर हो जाएगा ना, कि इसलिए मैप में आपको दिखा रहे कहाँ पे मेवाड़ का पठार है, ठीक ना। और मेवाड़ का पठार में यही याद रखना है, महाराणा प्रताप का किला था, महाराणा प्रताप, ठीक ना, ये आपको याद रखना है। मेवाड़ और मारवाड़ दो आपकी बड़े बड़े आपका साम्राज्य थे उस समय, मेवाड़ और आपका मारवाड़, ठीक ना, याद रखना है। ये राजपुताना यहाँ पे रहते थे, क्या रहते थे, राजपुताना, राजपुताना का शासन था यहाँ पे सर्वाधिक इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में राजपुताना रहते थे, ठीक ना। और इन्हीं राजपुताना में सब अधिकार किसने किया था, अकबर ने किया था, इन क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में। और सबसे बाद में जीत पाया था मेवाड़ को, सबसे बाद में, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर स्थित था, और महाराणा प्रताप बहुत शक्तिशाली थे, उनकी सेना बहुत कम थी, बाकी बहुत शक्तिशाली थे वो, ठीक ना। बाकी आप लोग पढ़ा होगा उनके बारे में, ठीक ना। चलो, तो ये चीजें आपके लिख गई होंगी, लिख गया ना देना, लिख गया। बात करेंगे मालवा का पठार। मालवा तो अभी मेवाड़ हो गया था ना, वो मेवाड़ हुआ था ना अभी, ये मालवा है, ठीक ना। हाँ, ये है मालवा, दिख रहा है ना मालवा, जो हमने भी बताया था मालवा, ये है मालवा का पठार, केंद्रीय उच्च भूमि में ही आते हैं, ठीक ना, केंद्रीय उच्च भूमि में ही आते हैं मालवा का पठार, ये है मालवा का पठार। इसका विस्तार आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है, इसका विस्तार। बाकी इसके अलावा फिर अगली बार करवाएंगे आकर के, ठीक है। बहुत लोग नींद आने लगी, लग रहा है ना, पीछे आ रही नींद, पीछे कोई नहीं है, आप ही कह रहे हैं पीछे सीट खाली है, ठीक है, तो नींद आने लगी ना। चलो, इसका विस्तार है देखना है, पश्चिम में मेवाड़ के पठार से, और पूर्व में बघेलखंड और बुंदेलखंड के पठार की याद रखना है, उत्तर में ग्वालियर की पहाड़ी से लेकर के दक्षिण में विंध्य श्रेणी की संरचना तक है, याद रखना है, ठीक है। ये है मालवा का पठार, दिख रहा है ना मालवा का पठार। अभी हमने मेवाड़ पठार के बारे में बात की थी, अब ये कौन सा पठार है, मालवा का पठार है, ठीक ना। मालवा पठार के बारे में बात करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन इससे बनते हैं। मालवा पठार का विस्तार अगर आपसे पूछेगा किन राज्यों में है, तो भैया राज्य याद रखना है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश राजस्थान में इसका विस्तार है। जैसे मेवाड़ का पठार का विस्तार मध्य प्रदेश राजस्थान में है, उसी प्रकार मालवा का पठार कहाँ पे, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये है मालवा का पठार। मालवा के पठार का याद रखना ढाल है, ये तो याद रखना उत्तर गंगा नदी तंत्र की तरफ है, याद रखना है, ठीक ना, उत्तर की गंगा नदी के तंत्र की तरह। ये आपको इधर साइड में ढाल है, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ढाल भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है ढाल, ये दिख रहा होगा। गंगा नदी किधर तरफ बहती है, ऐसे इधर साइड से नहीं बहती, इस साइड में ऐसे तो नहीं आती, ऐसे है, लोगों गंगा नदी पता नहीं हो कहां से बहती है, यहां से लेकर के ऐसे आती है। तो इसका झुकाव किधर है, इधर झुकाव है ना इसका, तो इसी में यही लिखा हुआ है कि मालवा के पठार का ढाल उत्तर में गंगा नदी की तरफ है, इसका ढाल जो है ना ऐसे आपको दिखेगा गंगा नदी की तरफ, इसका ढाल आपको दिमाग में याद रखना, ढाल ऐसे आपको गंगा नदी की तरफ है इसका ढाल, ठीक ना। बाकी इसमें इसके बारे में आपको देख लेना है क्या क्या इसमें क्वेश्चन पूछा था, इतनी चीज नहीं पूछी जाती इसमें, ठीक है। बस इसमें पॉइंट आपको फालतू में चीजें लिखी हुई है, क्षारीय लावा अम्लीय लावा के बारे में आपको नहीं पढ़ना है बस, ठीक है। मालवा का पठार आपको याद रखना, दरारी देतन के से निकलने वाला एक क्षारीय लावा से निर्मित है, याद रखना है, बस इतना ही आपको याद रखना है मालवा के पठार के बारे में, ठीक है। बस आपसे क्षेत्र पूछेगा किस राज्य में पाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, किधर ढाल है इसका, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और किन किन के मध्य पाया जाता है पठार, बस बस इतना ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा मालवा के पठार के बारे में, ठीक है। ये मालवा का पठार है जी, ठीक है। मालवा का पठार आपको दिख रहा होगा, ये इतने ऊपर वाली लेना पॉइंट मेन बस के, ठीक है। जी वाला पॉइंट लेना, जी वाला पॉइंट ले लेना, किन किन राज्यों में फैला हुआ है ये आपको याद करना है, बस ऐसे 60 में ले लेना है बस, ठीक है। सही से लिख लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी।
अब आप ये पढ़ के दूसरे लोगों से पूछ लोगे ना तो बता ही नहीं पाएगा। जो बहुत कोचिंग में बड़ी बड़ी कोचिंग पढ़ के आया होगा कि उससे पूछ लेना कि मेवाड़ का पठार, ये बताओ मेवाड़ का पठार किन किन मध्य पाया जाता है, किन किन को अलग करता है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले बता ही नहीं पाएगा। इसके अलावा पूछ लोगे कि आरावली श्रेणी का विस्तार कहां से लेकर कहां तक है, बहुत कम ही लोग बता पाएंगे, बहुत ज्यादा लोग पढ़े होंगे वही बता पाएंगे, बाकी नहीं बता पाएंगे। तो चीजें आप जो चीज पढ़ रहे हो वो नहीं बता रहे कि आपको केवल रट्टाफिकेशन करवा रहे हो, ये भी बता रहे हैं कहाँ से कहाँ तक विस्तार इसका, कहाँ से कहाँ तक इसकी ढलान है, कैसी है, किन किन राज्यों में है, ताकि आपको ऐसा नहीं कि रट्टा मारो बस की रट्टा से याद करो, ऐसा नहीं है, कि आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपको इतनी पॉइंट पता चल गए होंगे मालवा के पठार के बारे में, मेवाड़ के पठार के बारे में, इसके अलावा अरावली पर्वत के बारे में। ठीक है, इतना लिख लो, इसके बाद में अगली बार। ठीक है, इतना लिख लो, इसके अलावा जो क्वेश्चन और जो पठार होंगे उसके बाद हम अगली बार करवा देंगे करके।